पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रांस की लड़ाई होती है ब्रिटेन के साथ, ठीक है। पहले सीरीज़ ऑफ वार उनकी चलती है यूरोप में, और फिर उनकी ओहायो वैली में ट्रबल शुरू होती है और वहाँ से उनकी आपस में जंग शुरू हो जाती है और ट्रीटी ऑफ पेरिस पे आके वो वार ख़त्म होती है 1763 में, और फ्रेंच जो है वो हार जाता है और वहाँ से फिर निकल जाता है, ठीक है। अब इससे आगे जब फ्रेंच ने जितनी वहाँ से एरिया टेरिटरी खाली की है, तो जारी बात है लोकल बंदे तो वो नहीं से कवर कर सकते थे, तो वो करनी थी ब्रिटेन ने कवर, ठीक है। वो एरिया भी उनके पास आ गया। अब उनके पास एरिया भी ज़्यादा आ गया है तो उन्होंने उसे भी डिफेंड करना है। जो उधर लोग हैं उनको खाना पिलाना भी है, ठीक है, उनके एक्सपेंस भी देखने हैं। तो ब्रिटिश ने फिर उनकी असम्बली ने कहा, किंग जॉर्ज ने, कि ये जो जंग का खर्चा है ना, ये जो लोकल बंदे हैं ना वो बर्दाश्त करेंगे, जितना भी खर्चा होगा। जारी बात है असला यूज़ हुआ है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन हुई है, वो कंस्ट्रक्शन दोबारा से होगी, ठीक है। उतनी देर ट्रेड वगैरह बंद रही है, ट्रेड थोड़ी चलती रही है, ठीक है। जितना भी नुकसान हुआ है ना जंग का, तो वो लोकल बंदे जो हैं उन्होंने पे करना है। तो जो लोकल थे अमेरिकन, उन्होंने कहा आप लोग हमें तो अपनी असम्बली में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी हुई, ना हम अवाम के नुमाइंदे हैं, ठीक है। तो आप पहले हमें या तो नुमाइंदगी दें असम्बली में, उसके बाद हम टैक्स देंगे, अदरवाइज़ हम टैक्स नहीं देंगे। नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन, ठीक है। हम उन्होंने कहा था कि आप पे टैक्स लगाए जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फिर होता है पोटेनिक रेबिलियन, POTANIC। पोटेनिक एक कार का मॉडल भी है, आप गूगल पे सर्च करें तो, ठीक है। बेसिकली ये कनाडा का एरिया था उस टाइम, जब वहाँ से भी फ्रांस निकला था। तो उन्होंने वहाँ पे लोकल बंदे थे, एक ग्रोह इकट्ठा हुआ और उनके जो है फोर्ट पे जाके अटैक कर दिया। फोर्ट था डेट्रॉइट, ठीक है। डेट्रॉइट फोर्ट पे, डेट्रॉइट जो है अमेरिका की ऑटोमोबाइल्स की कंपनी भी है, ठीक है। जैसे वॉल स्ट्रीट होगी, वहाँ पे उनके सारे जितनी है स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज है, तो डेट्रॉइट जो है वो अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनकी डेट्रॉइट। तो फोर्ट डेट्रॉइट पे वो अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये बात पहुंचती है उधर ब्रिटिश में कि लोकल ने कि हमने उनको जंग जिताई है, ठीक है, तो ऊपर से अटैक भी वो हम पे कर रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे, हमारी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, किंग जॉर्ज ने शुगर एक्ट 1764 में, ठीक है, कि चीनी जितनी आएगी जाएगी उस पर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। चीनी, शुगर, कॉटन वगैरह इन पे, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरिंग एक्ट आ जाता है कि जितने लोग जंग के दौरान फ्रेंच के साथ जंग के दौरान जो जिनकी डेथ हुई है, जो ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है, उनकी फैमिलीज़ को घर बना के देने हैं, उनको कंपनसेट करना है। तो ये जो इस चीज़ का टैक्स है क्वार्टर्स का, ठीक है, उनको घर बनाने में, तो ये टैक्स भी जो है अमेरिकन को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया 1765 के। उसके बाद आ गया स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प, ठीक है, मोहर लगा देना। 1765 में यही आयत है। उसमें क्या था, जितने वो लाइसेंस वगैरह ट्रेड के इशू करते थे, पेपर थे, न्यूज़पेपर वगैरह, डिप्लोमा वगैरह, जितने प्ले कार्ड्स वगैरह आते थे यूरोप से, डिफरेंट चीज़ें, उन पे वो स्टैंप लगा के भेजते थे, ठीक है जी, इतनी इस पर ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। अब हम भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, देखते हैं कि इसकी प्राइस कम होती है, जब उसमें टैक्स ऐड हो जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो यही अमेरिकन के साथ हो रहा था। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट की जो है वैल्यू वो बढ़ती जा रही है, हमसे ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं और हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे असम्बली में, ठीक है। हमारी नुमाइंदगी नहीं है, हमारे कानून वगैरह कोई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, बैठ के उधर चला तो ब्रिटिश रहे हैं, ठीक है। तो पोटेनिक रेबिलियन होता है। पोटेनिक रेबिलियन के बाद वो देखते हैं कि अपनी एक लोकल लेवल की आर्मी बनानी चाहिए, ठीक है। हो सकता है हमें ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ना पड़े। जब उन्होंने टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिए थे, टैक्स कलेक्शन के लिए जारी बात है क्या करेंगे, वहाँ पे जुल्म करेंगे, जो नहीं देगा उसको उठाएंगे, ठीक है, ज़बरदस्ती जाके उनसे टैक्स लेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी एक आर्मी बना ली जाए, ठीक है।
तो 1765 में उन्होंने अपनी बनाई सन्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है, कि अब हमने आज़ादी लेनी है। तो आर्मी जो बनाई उस ग्रुप का नाम रख दिया सन्स ऑफ लिबर्टी 1765 में, ठीक है। तो जब ये आर्मी बनी उनकी, ये कितनी ऑर्गेनाइज या ट्रेंड आर्मी नहीं थी, जितनी मतलब कि बंदे को लड़ने की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है, जो ज़्यादा लड़ सकते थे उन्होंने आके ज्वाइन की, और जितनी स्टैंप वगैरह थी वो इकट्ठी की हैं एक जगह पे और उनको आग लगा दी, ठीक है, कि हम ये स्टैंप एक्ट के हम नहीं मानते, जितना इजाफी टैक्स है वो हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद आ जाता है 1767 में टाउन शेड एक्ट, ठीक है। उसमें था कि जितने पेंट, ग्लास और पेपर, टी वगैरह, चाय ये जो आ रही हैं, इन सब चीज़ों पे भी टैक्स लगेंगे, ठीक है। 1767 में 1767 तक, ठीक है, मतलब कि 3-4 सालों में ठीक ठाक उन्होंने टैक्स लगा दिए। उसकी वजह भी यही थी कि अब पीछे सिर्फ एक ही पावर रह गई थी अमेरिका में, बाकी तो सारे चले गए थे। एंड में फ्रांस था, फ्रांस को भी उन्होंने मार के भगा दिया था, ठीक है। तो एक ही पीछे पावर थी, वो अपनी मर्जी कर रही थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, ठीक है, वो भी अपने शुगर में भी इन्वॉल्व थी, दूसरी टबैको में और टी में, चाय की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें वो इन्वॉल्व थी। तो 5 मार्च 1770 में जाके बोस्टन जो एरिया है अमेरिका का स्टेट, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, लोकल बंदे फिर इकट्ठे होते हैं और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं किले के इर्द गिर्द खड़े या उनको मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। किसी से मजाक कर रहे हैं ना, बर्फ़ का गोला बनाया मार दिया, दूर से पत्थर मार दिए, जिस तरह छोटी मोटी रेजिस्टेंस वो कर सकते थे, ठीक है। और उन्होंने आगे से जवाबी फायरिंग की और 5 अमेरिकन जो थे वो मार दिए उन्होंने। जब लोकल बंदों की डेथ हुई अमेरिकन की, तो बाकी कॉलोनियों में भी ये खबर पहुंची कि इस तरह हुआ है और उन्होंने ब्रिटिश पे अटैक किया था, बदले में उन्होंने उनको फायर मार दिए और वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो बाकी जो कॉलोनी थी उन्होंने फिर मिलने शुरू किया, ये जो हमारी सन्स ऑफ लिबर्टी हैं इनको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, इनको को असला वगैरह प्रोवाइड किया जाए, इनकी पावर में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए, और हो सकता है हमें अब ब्रिटिश से लड़ना पड़े, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो लीड कर रहा था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। हमने देखा है कि पहले ब्रिटिश ने उसको फ्रांस के वो जो फोर्ट डुसेंग था उस वहाँ पे भी भेजा था, फोर्ट नेसेसिटी बनाया था। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स के सारे डेलीगेट्स मिलते हैं, उनको जॉर्ज वाशिंगटन खिताब भी करता है और अपनी काज बयान करता है, ठीक है। और बाद में जाके 3 साल बाद फिर बोस्टन में ही, ठीक है, एक इंसिडेंट होता है जिसको नाम दे दिया जाता है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी को कहा जाता है कि ये वो इंसिडेंट था जिसने अमेरिकन रेवोल्यूशन की तरफ एक एज अ कैटलिस्ट काम किया था। इसके बाद रेवोल्यूशन बिल्कुल वाजे हो गया था कि अब रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी क्या थी, बोस्टन से जहाज़ जो है, ठीक है, उसमें पत्ती थी 5 लाख टन, ठीक है। तो वो जो पत्ती थी वो लोकल बंदों ने उस पर अटैक किया, वो सारी जितनी भी आ रही थी वो सारी उन्होंने समंदर में तबाह कर दी, डंप कर दी, ठीक है। जब समंदर में गिर गया तो फिर तो वो यूज़ के काबिल ही नहीं रहेगी। तो उसके बाद फिर किंग जॉर्ज जो था ब्रिटिश का, इंग्लैंड का, उसने बहुत सारे सीरीज़ ऑफ एक्ट्स जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो पेश किए हैं। उनको कोरेसिव एक्ट्स कहते हैं कि ब्रिटिश जो अमेरिकन हैं उन पे अब किसी किस्म की कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। सारी बात है 5 लाख टन उनकी जो पत्ती थी वो उसने समंदर में फेंक दी है, तो वो उनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि हम तो इम्पीरियल पावर है, ठीक है, हम उनको जाके डेवलप कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या चीज़? कोरेसिव एक्ट, COERSIVE, कोरेसिव एक्ट 1774 में, यानी कि बोस्टन टी पार्टी के बाद ये वो 73 में बोस्टन टी पार्टी 77 में। तो वो कहते हैं कि अब लोकल कॉलोनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पनिश किया जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन आगे फिर जाहिर बात है, जो पिछले वो टैक्स जो एक्ट थे उनको नहीं मान रहे थे, जब हैवी टैक्स और ज़्यादा लग गए इनको तो उन्होंने बिल्कुल नहीं मानना था जो लोकल अमेरिकन थे।
तो इन्होंने फिर मानने से इनकार कर दिया कि जी हम 1 रुपया जो है टैक्स का आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जॉर्ज वाशिंगटन एक बयान देता है, बयानिया जैसे कि नैरेटिव कह सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। वो कहता है कि नाउ द काज ऑफ बोस्टन इज़ द काज ऑफ अमेरिका। अब ये सिर्फ बोस्टन वालों का मसला नहीं है कि उन्होंने चाहे उनकी तबाह कर दी है और सिर्फ उन पे ज़्यादा सख्तियाँ होंगी तो हम चुप करके बैठे रहें। अब ये है कि सारे अमेरिका को इकट्ठे होकर बोस्टन वालों का साथ देना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, लड़ते हैं इनके साथ, अगर लड़ना भी पड़ा तो लड़ेंगे, जो भी स्टेप लेना पड़ा। पहले तो वो कह रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, पावर हमें दी जाए, तो फिर जाके आप टैक्स ले सकते हो। तो अदरवाइज जब ये चीज़ें आप नहीं दे रहे तो टैक्स नहीं ले सकते। इस सिलसिले में पहली फर्स्ट कॉन्टीनेंटल मीटिंग होती है, जो डेलीगेट्स हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के, ठीक है, वो आके सितंबर 1774 में आके मिलते हैं कि क्या करना है इनका। वो कहते हैं जी अपनी जो सन्स ऑफ लिबर्टी हैं, ठीक है, इसके अलावा एक और वो ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं मिनट बॉय, जिन्होंने फ़ौरन से पहले रिस्पॉन्स देना है। दे आर रेडी एवरी मिनट फॉर फाइट, ठीक है। वो तैयार बैठे हैं, जब भी उनको मसला आ जाएगा फ़ौरन अपने ऐसा हथियार उठा के वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं कि अपनी आर्मी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसके बाद सेकंड कॉन्टीनेंटल मीटिंग होती है, डिफरेंट स्टेट्स के जो डेलीगेट्स होते हैं, लोकल अमेरिकन जो होते हैं, जिनमें थॉमस जेफरसन, जेम्स एडम, ठीक है, हैमिल्टन, डिफरेंट जो वो बंदे थे जिन्होंने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना पूरा रोल अदा किया। वो सारे लोग आते हैं, वो आके मिलते हैं आपस में। वो फिर कहते हैं कि आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस किया जाए, ठीक है, और अपने जो आर्म्स है, असला वगैरह, इन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए कि ये तो इम्पीरियल पावर है, किसी भी वक्त हमें इनसे जान छुड़वानी पड़ जाएगी या हमें ये छोड़ के जा सकते हैं, तो इस मुल्क को रन हमने खुद करना है, ठीक है। डिपेंड, क्योंकि इतनी अवेयरनेस आ चुकी थी, जितनी हम पॉलिटिकल थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, पहले मोंटेसी की, रोज़ो की, हॉब्स की, ये सारे उन्होंने स्टेट्स के चलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सारी चीज़ें उन्होंने दे दी थी, ठीक है। तो इन्होंने भी सारी बात है, जितने सारे पढ़े लिखे बंदे थे, जेम्स हैमिल्टन, थॉमस जेफरसन, जेम्स एडम, जॉर्ज वाशिंगटन, तो ये सारी इन जितनी तब्दीलियाँ हो रही थी यूरोप में, इन सब को वो देख रहे थे। और सिर्फ यूरोप तक तो वो तब्दीली नहीं रहनी थी, जो ब्रिटिश से अमेरिका में आते थे वो भी साथ अपने कुछ ख्यालात लेके आते थे, आगे बताते थे कि ये तब्दीलियाँ जो हैं उधर हो रही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सारी बात है, मिलिट्री पे काम किया गया जो कि उनके लिए फ़ाइट में काम आने थे। उसके बाद फिर जो डेलीगेट्स हैं वो फैसला करते हैं कि एक दफ़ा किंग से कोशिश की जाए बातचीत करने की, टेबल टॉक करते हैं, शायद कोई ना कोई सलूशन निकल आए चीज़ों का। तो एक पिटीशन वो भेजते हैं ब्रिटिश को, जिसको नाम दिया जाता है ओलिव ब्रांच पिटीशन, ठीक है। ओलिव ब्रांच होती है फॉर पीस। अक्सर हम देखते हैं डव जो होता है परिंदा फाख्ता, उसके मुंह में जो पीस की होती है, और उसके अलावा हम यूएनओ के जो चार्टर है उनका फ्लैग, उसमें भी देखते हैं ओलिव ब्रांच की है कि आपने पीस को ज़्यादा प्रमोट करना है, तो उसको वो कहते हैं ओलिव ब्रांच पिटीशन। वो कहते हैं कि जी तरीके से कुछ बैठ के सलूशन निकाला जाए, ये टैक्सेस वगैरह जो आप लगा रहे हैं ये हल नहीं है, ठीक है। अवाम को रिप्रेजेंटेशन दें, टैक्स को कम से कम करें, ठीक है, तो फिर जाके कोई बातचीत हो सकती है। अदरवाइज़ इस चीज़ को ना अवाम मानेगी और ना ही हमारी समझ में आएगा। तो किंग जॉर्ज जो है वो इनकी डिमांड्स को नहीं मानता। सारी बात है, इम्पीरियल पावर थी उनकी, ब्रिटिश में भी, यूरोप में भी उनका असर रसूख था, इधर इंडिया में बहुत सारी उनकी सल्तनत थी, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, तो वो मानने से इनकार कर देते हैं। कि सारी बात है, अगर एक कॉलोनी में हमें थोड़ी सी नरमी दिखानी पड़ेगी तो जो दूसरी हमारी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे भी ये खबर पहुँचेगी, तो वहाँ पे भी हालात ख़राब होंगे, तो आप लोगों को टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे। अब उनके मुकाबले में उधर कोई और पावर नहीं थी जिसको वो सपोर्ट कर देते। फ्रेंच थे, फ्रेंच को उन्होंने उनके साथ मिल के मार के भगाया था। तो लोग अमेरिकन कह रहे थे कि आप लोगों ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया फ्रांस से, फ्रेंच वाले हमें तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, ठीक है, जिस तरह आप रह रहे हो उस तरह वो रह रहे थे, तो आपने अपनी ट्रेड को सिक्योर करने के लिए उन पे अटैक किया था, लड़ाई तो आपकी उनसे हुई थी, तो हम नहीं टैक्स देंगे, हमारी तो ये लड़ाई ही नहीं थी, हमने आपका साथ ज़रूर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ग्रीन बॉयज़ जो इनके थे, सन्स ऑफ लिबर्टी,
ठीक है, वो अटैक करते हैं एलन एंड आर्नल्ड, जो उनकी आर्सेनल कंपनी थी जहाँ पे असला बनाया जाता था। वहाँ से ठीक ठाक असला जनाब उठा लाते हैं, बम वगैरह जो 10-30 से भी बम के होते थे, वो जितनी एमिनेशन गई थी वहाँ से उठा ली जाती है। ब्रिटिश को ये खबर भी पहुँच जाती है। अब ब्रिटिश देख रहे हैं कि ना ये टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, ना हमारे हुक्म मान रहे हैं, उधर से हम जो चीज़ें लेके आ रहे हैं उन पे भी अटैक कर रहे हैं, वो भी इधर बरतानिया में नहीं पहुँच रही। तो अब जो था इन्होंने हमारा असला भी उठा लिया है, अब तो इनके पास असला भी है, ठीक है, तो अब जारी बात है जंग लड़नी पड़ेगी। तो ये ब्रिटिश जो है मज़ीद अपने ट्रूप्स भेजता है बरतानिया से अमेरिका की तरफ। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो तकरीबन 5 से 10 हज़ार की आर्मी जो होती है तैयार करने में कामयाब रहता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है। और ये इधर से अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ वगैरह हैं उनको साथ मिला के ब्रिटिश जो है अपनी आर्मी को ज़्यादा बढ़ाता है और अपने ट्रूप्स को उधर भेज देता है कि अब ये रेबिलियन की तरफ जा रहे हैं, इस टाइम फोर्स ज़्यादा होगी, इनको बाय फोर्स हम दबा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये अटैक होता है एलन एंड आर्नल्ड कंपनी पे, उसके बाद फिर जो अटैक्स डिफरेंट शुरू हो जाते हैं, वार शुरू हो जाती है। वार उस टाइम ये नहीं थी कि एक मुल्क में पूरे में यकदम स्टार्ट हो जाए, डिफरेंट स्टेट्स में स्टार्ट हो रही थी। जैसे हमारी जंग आज़ादी थी 1857 की, ठीक है, उसका आगाज़ मेरठ से हुआ था, मेरठ से आज़ाद हुआ, फिर आस्ता आस्ता फैलती गई। एक ऑर्गेनाइज्ड वार नहीं थी। इसी तरह ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड वार नहीं थी, ठीक है, कि एक सेंट्रल कमांड कह दे कि आज से जंग शुरू है तो जंग शुरू हो जाएगी। तो जंग तो सारी बात है कुछ स्टेट्स में शुरू हो जाती है। तो जंग के कौन कौन से आगे इवेंट्स आते हैं वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश की जो इंडिपेंडेंस वार है अमेरिका, वो उन्होंने कैसे लिया और उसके इवेंट कौन कौन से, ठीक है, वो इवेंट आपको लिखवा देंगे। हैं मैं कह रहा हूँ बेसिकली अगर हम देखें तो इनका जो बोस्टन टी पार्टी वाला इंसिडेंट है वो टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट उसने वो एज अ कैटलिस्ट साबित हुआ है, मतलब कि प्रोसेस को और तेज कर दिया। 5 लाख अगर हम यहाँ पे देखें इन द सब कॉन्टिनेंट, तो आई थिंक सो के जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था उसने कैटलिस्ट का काम किया। हाँ, साने जिलावाला बाग के बाद काफ़ी सारी बात है, 1100-1200 बंदा उन्होंने मार दिया था। और यहाँ से अवाम रिएक्शनरी होना शुरू हुई थी, जिस तरह भगत सिंह ने फिर बहुत उसको मारा था, लॉर्ड क्लाइव। हाँ, भगत सिंह नहीं, उधम सिंह के। उधम। भगत सिंह तो कितने इधर होंगे, ये वो लाहौर में उसको फांसी दे दी गई, लेकिन वैसे बाकी उधम सिंह, हाँ उधम सिंह ने उधम मारा। सिंह के, भगत सिंह नहीं। उधम मेरा ख्याल है एजाज सही कह रहा है, उधम सिंह उसका नाम क्योंकि भगत सिंह को तो लाहौर में फांसी हो गई थी ना। ये साने जिलावाला बाग जो था ना, वो जारी बात है बंदे ज़्यादा मर गए थे। लेकिन उसका रिस्पांस में सर ये 3 बंदे थे, उनमें भगत सिंह था जिन्होंने ये मतलब लॉर्ड क्लाइव को मारा था। सर वो जो इंसिडेंट वो पूरी मेरे कंपनी हो पूरी इंसिडेंट वो पुलिस वाला जो है स्टेशन था, वो इंसिडेंट में मुलव्वस थे और उसी वजह से इनको शिखर चंगा आजाद और ये सारी मूवीज में डिफाइंड है सर। वो इन वजह से लाहौर में पकड़े गया, लाहौर में उनके पास ही। लेकिन जो लॉर्ड क्लाइव था उस पर उसको जाके फिर वो लंदन में उसने एक थिएटर में मारा था, उसका नाम उधम सिंह। उधम सिंह, इस पे मूवी बनी हुई है पंजाबियों की भी है, भगत सिंह के उधम पर नहीं बनी, भगत सिंह पे बनी। उधम सिंह पे भी बनी हुई है। दिलजीत दोसांझ उसका हीरो है, ठीक है, वो पगड़ी और दाढ़ी रखी हुई है, वो उन्होंने बनाई हुई है। वो एंड पे बताता भी है कि ना इसने उन्होंने मारा था और उसने एंड पे जाके ना सारा। लेकिन सर वो जलियांवाला बाग के जैसे दिखा लोग उसको भगत सिंह से वो लॉर्ड क्लाइव को कर देते हैं, लेकिन वो भगत सिंह नहीं था, उधम सिंह था। उधम सिंह। तो हमारी 1857 की जंग क्यों शुरू हुई थी? सॉरी, लॉर्ड क्लाइव की जनरल डेयर था। जनरल डेयर था, लॉर्ड क्लाइव तो 1857 की जंग में था। मिस्टेक हो 1857 की हमारी जंग क्यों शुरू हुई थी? सर झांसी की रानी ने मेरे ख्याल से वो किया था क्या? झांसी रानी वो वहाँ मेरठ का ही है ना, पीला जहाँ से शुरू हुई थी वो, क्योंकि ये अवाम में वो अवेयरनेस आ रही थी। हिंदुओं के भी कुछ ऐसे लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि झांसी की रानी और कुछ और, जो ये कहते थे कि ये मुगल अंपायर का हक है। अभी ब्रिटिश ने मतलब जबरदस्तन एक पर कब्जा किया है। सर इसमें वो सबसे बड़ा रीजन था वो उन्होंने एक नया कारतूस जारी किया था
शायद आपने पढ़ा भी हाँ, होगा। बिल्कुल, इस पे वो एक सुअर का वो बोलते थे, सुअर और मुसलमान। गाय की खाल चर्चंदी का राफेल गानों से कहते थे ना अच्छा भी वो दांतों से काटना पड़ता था हाँ, बिल्कुल। तो ये से सबसे बड़ा लेकिन- और मंगल पांडे उसका पहला विक्टिम बना। लेकिन मेन इशू इधर से शुरू हो जाती है कि मतलब ये मुगल अंपायर का वो था, बहादुर शाह जफर के हक था, झांसी की रानी भी उठ खड़ी होती है, फिर मतलब ये चलता जाता है सिलसिला। ये तो फिर मतलब ये हम कह सकते हैं ना फ्यूल इनटू फायर। फिर ये मुसलमान भी ये कारतूस को एग्री नहीं करते थे। हाँ वो कहते थे सूर की चर्बी है, और हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा था गाय की चर्बी है इसमें। फिर इश्यूज आगे पार चलते के बहुत लिए हो उनको जाते समंदर पार भी जाना पड़ता था, और ये भी दुख के लिए था कि जो समंदर पार जाएगा पानी से होके तो उसका फिर मदद भी वो नहीं रहेगा, वो फिर दलित मान जाएगा। हाँ तो ये भी उनका था। तो मल्टीपल फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और इधर था बोस्टन टी पार्टी और हैवी टैक्सेस वगैरह जो थे उनके, ठीक है। इनकी हम हिस्ट्री में देख रहे हैं ये बड़े तरीके से चल रहे हैं, मार के भगा दिया, उसके बाद एक्ट आ रहे हैं, वो नहीं मान रहे लोकल बंदे। हमारे तो लोकल बंदों ने मानना शुरू कर दिया था ना, उनकी अथॉरिटी को मान लिया था, ये लोग नहीं मान रहे। लॉर्ड क्लाइव ने इससे पहले कौन सी जंग लड़ के आया था? मेरे को फ्रांस वाली जंग लड़ के आया था जब उसने यहाँ आके टीटू सुल्तान को शिकस्त दी थी। लॉर्ड क्लाइव उससे पहले वो फ्रांस वाली जंग जनरली थे ना, ये आर्मी में थे, लड़ रहे थे, सारी बात इस वजह से उनको दोबारा इस वजह यहाँ भेजा। उन्हें पता था कि मुख्तलिफ कॉलोनीज में ये लोग उनको भेजते रहते हैं। भेजते, उन्हें पता था टीपू सुल्तान के आगे यही एक बंदा है जो जनरल है जो ऑर्गेनाइज करेगा। तो उसने फिर उस हिसाब से उसको चलाया। मीर जाफर, मीर सादा, मीर जवान बहुत हो जाते हैं। मीर को तो सिराजुद्दौला के साथ, तो उसके बाद फिर टीपू को ऐसे चलता रहेगा। बहुत टेक्निकली चलते थे, बहुत सोच समझ ये बात होती। तो उससे पहले फिर एक अमेरिका में वो पेपर शाया करते हैं कॉमन सेंस, जॉर्ज वाशिंगटन जो है, ठीक है। कॉमन सेंस वो अपनी आवाम को एक किस्म की उन्होंने अवेयरनेस देनी थी कि हमारे ऊपर जो है इम्पीरियल पावर है, वो हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमारी मर्ज़ी की गवर्नमेंट नहीं है, हैवी टैक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटर है कि इनसे इंडिपेंडेंस ले ली जाए। तो उसके तकरीबन उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम आ चुकी थी, इन्वेंट हो चुकी थी, अखबारात वगैरह, रसाले वगैरह ये मूव करते थे, ठीक है। इनकी प्रिंटिंग भी होती थी, आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी होती थी। तो कॉमन सेंस जो था, इन्होंने एक तकरीबन 500,000 5 लाख कापियाँ जो थी डिफरेंट स्टेट्स में आवाम को तकसीम की गई। आवाम को पता चल गया कि अब हम जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट वार पे जा रहे हैं, ठीक है। उसका मकसद क्या होगा, हमने इंडिपेंडेंस लेनी है, इधर जो लोकल लोग होंगे वो मुल्क के मामलात को चलाएंगे, ठीक है। तो अगली कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस मिलती है कांग्रेस, वो 4 जुलाई 1776 को अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से हम इंडिपेंडेंट नेशन हैं। इसीलिए 4 जुलाई 1776 उनको इंडिपेंडेंस डे है। एक्चुअली में ये वो डे नहीं है जब ब्रिटिश वहाँ से जा चुके हैं, ये दिन उन्होंने वो रखा है कि यहाँ आज से हम जो है आज़ाद हैं, जो भी हमारे आगे आएगा, जो भी हमारे ऊपर ताकत मसलत होने की कोशिश करेगी, हम उसको रजिस्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 जुलाई के रखते, तो यहीं से उनकी फिर वार शुरू हो जाती है। तो वार के जो इवेंट्स थे, पहला होती है बंकर हिल, ठीक है, वहाँ पे वार होती है, लोकल भी होते हैं और जो है ब्रिटिश हैं उनके भी हैं, ठीक है। कैजुअलिटीज़ उनकी जो ब्रिटिश हैं उनकी ज़्यादा होती हैं, जो लोग अमेरिकन हैं वो कम मरते हैं। दूसरी जाके होती है डोरचेस्टर हाइट्स, ठीक है, उधर भी जाके इनकी लड़ाई होती है। उधर कुछ जगह पे वो जीतेंगे, कुछ जगह पे वो जीतेंगे। तीसरी होती है बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा नुकसान है। लॉन्ग आइलैंड, अमेरिकन जो हैं इस बैटल में अमेरिका ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा मारते हैं, उनके बहुत ज़्यादा बंदे मरते हैं, और इनका खुद का एक हौसला उनको पैदा होता है कि यार अब इनको हम मार सकते हैं, थोड़ी सी अगर मेहनत या हौसला और करेंगे, लड़ेंगे, तो हम यहाँ से इनको भगा सकेंगे, ठीक है। फिर आती है वार ऑफ ट्रिंटन एंड प्रिंसटन, TRENTON, ट्रिंटन एंड प्रिंसटन। ये जो वार्स हैं कुछ जो है कनाडा वाले एरिया में लड़ी जा रही हैं,
वो कुछ जो है अमेरिका के एरिया में चले, क्योंकि जहाँ पे फ्रांस बैठा था पहले, फ्रांस के जाने के बाद वो सारी जगह जो थी वो ब्रिटिश ने ओवरकम कर ली थी, उनके रूल के अंडर आ गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो होती है बैटल ऑफ साराटोगा, SARATOGA, बैटल ऑफ साराटोगा जो थी, इसमें ब्रिटिशर ज़्यादा मरते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मरते हैं, ठीक है। उन्होंने और मेन बंदे भी ज़्यादा उनके उधर ही थे, ठीक है। तो लोकल जो बंदे अमेरिकन, उनको बहुत ज़्यादा हौसला बैटल ऑफ साराटोगा से मिलता है, ठीक है। जो टर्निंग पॉइंट जब रेवोल्यूशन का, वो बैटल ऑफ साराटोगा होती है। जब बैटल ऑफ साराटोगा होती है ना, तो उसके बाद फ्रांस भी देखता है इनकी तरफ, यार ये तो ब्रिटिशर को मार रहे हैं ठीक ठाक, और ये इस टाइम इस कंडीशन में है कि अगर इनको थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए तो ये ब्रिटिश को यहाँ से मार के भगा सकते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि फ्रांस जब वहाँ से जा रहा था तो उन्होंने खबरदार इनको कर दिया था कि आप लोकल लोगों के साथ मिल के हमारे साथ लड़े हो। आपने उनको असला भी दे दिया है, उनको ट्रेनिंग भी दे दी है, ये आपको ज़्यादा देर इधर नहीं रहने देंगे। तो इसी जंग के दौरान बैटल ऑफ साराटोगा के बाद जो अमेरिका और फ्रांस का आपस में मुआहदा हो गया, ठीक है। किंग लुइस था फ्रांस का, किंग लुइस 16, उसके साथ जॉर्ज हैमिल्टन वगैरह ये आके मिलते हैं इसे कि हमें वार में जो है हेल्प करो। फ्रांस कहता है ठीक है। फ्रांस ने उनको असला भी देना शुरू कर दिया, पैसे भी दिए और साथ आर्मी भी भेजी। वजह क्या थी? क्योंकि ब्रिटिशर को उन्होंने पहले मार के वहाँ से भगाया था और फ्रांस को अपना बदला लेने का दोबारा मौका मिल गया, ठीक है, कि अमेरिका से हम कम से कम अपना बदला ले सकेंगे। फ्रांस ने अमेरिका को गन वगैरह दिया, ठीक है। और इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलायंस, जिसमें अमेरिका और फ्रांस का अलायंस बन जाता है। ट्रीटी ऑफ अलायंस 1778 1778 में जो अमेरिका में लेबर के लिए अफ्रीकन को लेके आए थे, ठीक है, वो लोग तो एज अ स्लेव ही काम करते थे। उन लोगों को तो सारी पता वोट डालने का भी हक नहीं मिलना था। वो उनके एक किस्म के मज़ारे थे, काम करने वाले थे ना, उनसे कोई डिसीजन लिया जाता था, पर उनको काम बता देना होता था और उनसे काम करवाना होता था। जो अफ्रीकन थे, ठीक है, वो भी आके अमेरिकन लोकल के साथ मिल जाते हैं कि यार हमें लेके तो ब्रिटिश वाले आए हैं, ठीक है, ज़्यादा तो हमने वो, क्योंकि ब्रिटिश ही अफ्रीका से लेके आए थे ना इनको अमेरिका में, तो ये भी इनके साथ मिलकर जो अमेरिकन हैं इनके साथ मिल जाते हैं। अफ्रीकन जो स्लेव आए हुए थे लोकल, वो वहाँ पे जो थे, ये नहीं कि अफ्रीका से अलग उठ के वो आ रहे हैं लड़ने के लिए, वो स्लेव जो इनको पहले लेके आए थे। सर अफ्रीकन का तो ये था कि वो स्लेव थे, वो शायद आज़ादी चाहते थे, उन लोगों ने उनके साथ दिया। क्या फ्रांस का इतना रीज़न काफ़ी है कि मतलब सिर्फ बदला लेने के लिए इनको हेल्प आउट करना और एक मतलब भारी मिकदार में असला वगैरह? डेफिनेटली अगर यूरोप में अगर ब्रिटिश इधर हार जाता है तो उसका नुकसान होता है, तो ब्रिटिश जो है यूरोप में भी तो कमज़ोर होगा, ठीक है। तो यही सारी बात है, आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी इनकी, और फ्रांस को मौका मिल गया था फर्स्ट टाइम के ब्रिटिश को नीचा दिखाने का। जिस तरह पहले आपने बात की कि फर्स्ट लेक्चर जब हम शुरू किया था तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो यूरोप का प्लेग्राउंड है वहाँ पे दो ही मेजर सुपर पावर्स थी, एक ब्रिटिशर्स और एक फ्रांस, और इन दोनों की आपस में टसल थी शुरू से 100 ईयर वार भी चल चुकी थी, तो एक 100 साल वार भी 30 ईयर वार 100 ईयर बहुत लड़ते रहे हैं। आज हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा जो है सुलझे हुए हैं या अवेयरनेस वाले बंदे हैं, ये तो जानवरों से ज़्यादा बुरी लड़ाई इनकी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपस में इनकी लड़ती थी। और इनका ये लड़ाइयों का पीक जो है वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 थी, उसमें तो फिर फ्रांस और ब्रिटेन इकट्ठे हो गए। अगर हिटलर ना ही प्रोटेस्ट करता तो ये कंट्री नहीं आज़ाद होगी, क्योंकि हिटलर की प्रोटेस्ट की वजह से कितने कंट्री, क्या 47 या कितने कंट्री आज़ाद हुए, बहुत ज़्यादा कमजोर, अराउंड अबाउट 36 या 46 कंट्रीज थे जो आज़ाद हुए। जाहिर बात है कल्ला हिटलर नहीं, अमेरिका ने बम भी गिरा दिए, शुक्र करो। अगर अमेरिका बम ना गिराता और UN वगैरह ना बनाते तो हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुताबिक फिर कैसे मिली थी आज़ादी?
हमें तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे मिली है यूएनओ के अंडर। क्योंकि इस्लाम ने अगर ठीक है ब्रिटिश जंग जीत गए थे, लेकिन उसमें कमजोर काफी लोगों को, उनके लिए मुश्किल हो गया था कहीं भी। नाजीज़म, फाशिज्म जो हम थ्योरीज देखते हैं, ठीक है, वो यही तो था। उन्होंने कहा नहीं, इन चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। ये सिर्फ एक ही मुल्क को, एक ख़ास किस्म की रेस को, उसको सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा और किसी को फ़ायदा मंद नहीं है ये, बाकी यूरोप के लिए या इनके लिए। और मेन उन्होंने उनकी चीज़ों को पुश किया था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, उसी में तो हमने देखी जी कार्ल मार्क्स की थ्योरीज आ रही हैं कि जी वर्करों को उनके राइट्स दिए जाएं, ठीक है। तो वो यही था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, असला भी बहुत ज़्यादा बना रहे थे, गाड़ियाँ, स्टीम इंजन आ गए। जब स्टीम इंजन आ गया था, असल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टीम इंजन ने प्रमोट किया था, ठीक है। उसी में बॉयलर वगैरह बनने शुरू हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई, यूरोप से चीज़ें दूसरे मुल्कों में ज़्यादा जाना शुरू हो गई, पैसा आना शुरू हो गया। जब पैसा आना शुरू होता है तो फिर ऑटोमेटिकली आप वार की तरफ जाते हो, ठीक है। जो हमने मेन 4 रीजंस जो थी पढ़ी थी, मिलिटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्री बढ़ी तो उनकी मिलिट्री भी बढ़ी, मिलिट्री बढ़ी तो उन्होंने उसका असला भी बनाया, जहाज़ वगैरह बनाने शुरू किए 90s के शुरू में, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 में और 2 में फिर उनका यूज़ हुआ है पूरा। वर्ल्ड वार 1 के बाद अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। उनकी इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यूरोप के जो मुल्क थे वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे वर्ल्ड वार 1 के बाद। वर्ल्ड वार 2 के बाद भी उनका यही ख्याल था, क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था वार पे। वार को जीतना बिल्कुल आसान नहीं था, या वार को 4-4, 5-5 साल कंटिन्यू करना। हमारी जो इंडिया के साथ वार हुई है, 3 दिन की वार हमारी 71 वाली है, ठीक है। 6 दिन की हमारी जंग सारी ये 65 वाली है। हमने तो 1 हफ्ते से ज़्यादा वार ही नहीं लड़ी है। तो ये जिन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनकी तो पूरा साल 5-5 साल जंगें चलती होती थी। इन्होंने इतना असला, इतना रेवेन्यू अपना इकट्ठा किया हुआ था कि अब उसके बाद सारी बात है मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह। अभी टेक्नोलॉजी कम थी वर्ल्ड वार 2 में, आज की टेक्नोलॉजी होती तो सारी बात है शायद पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती। हर कंट्री तो इन्वॉल्व हुआ हुआ था वार में, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ अलायंस जब हो जाती है तो उसके बाद अमेरिकन अगली जितनी जंगें होती हैं, जितनी स्टेट्स में होती हैं, जहाँ जहाँ भी होंगी, वो जीतना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पावर आ जाती है और पीछे से साथ इमदाद आई होती है, ठीक है। तो उनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद होती है वेस्ट वाली जो उनकी स्टेट्स हैं, ओहायो वैली, जहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, ठीक है। उन स्टेट्स में जाके लड़ाई शुरू हो जाती है। नीचे वर्जीनिया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ वाली स्टेट्स हैं, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यही लड़ाई फिर इधर सी पे भी लड़ी जाती है, समुंदर पे भी। सारी बात है फ्रांस से इमदाद आ रही है, उधर से ब्रिटिश के कोई नए फौजी आ रहे हैं, तो आपस में उधर ही लड़ पड़ते थे। अमेरिकन जाके उनको अपने मुल्क में इंटर होने से पहले, ठीक है, समुंदर पे जाके रोकते थे, वहीं पर लड़ाई शुरू कर देते थे कि इससे पहले कि ये इधर आए, ज़मीन पे आके खड़े हों, स्टेबल हों, ठीक है, फिर अपनी मोर्चाबंदी करने के बाद लड़ें, इनको इधर ही पकड़ो। तो वो जो लड़ाई थी पहाड़ों पर भी लड़ी गई है, समुंदर पे भी लड़ी गई है, साउथ में भी लड़ी गई है, वेस्ट में भी लड़ी गई है। फ्रेंच के इंटर होने के बाद ये बहुत लार्ज स्केल लेवल पे जंग हो गई थी, ठीक है। उसके बाद होती है बैटल ऑफ कोपेंस, COWPENS, कोपेंस, और विक्ट्री एट यॉर्क टाउन। जो यॉर्क टाउन होता है, ठीक है, वहाँ पे फाइनल लड़ाई होती है। उनका कॉर्नवेल था। सर क्या टर्म था? यॉर्क टाउन, YORK, न्यूयॉर्क नहीं है जैसे, यॉर्क टाउन। उनका कॉर्नवेल था, वो भी सरेंडर कर देता है। जितने उनके कंट्री अपने फौजी थे, उनके लीडर के कहने पे सारी बातें सरेंडर कर देते कि हमारे बहुत ज़्यादा फौजी मर चुके हैं, ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम जो है जंग नहीं लड़ेंगे। तो ये ज़ुबानी कलामी बात नहीं हुई थी कि हम आज से इसके लिए फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, ठीक है, 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, जिसमें जंग बंदी का बाकायदा ऐलान किया जाता है कि अब जंग नहीं होगी और ब्रिटिश जो है अपनी जंग हार चुका है, ठीक है। इसमें फिर वो अमेरिकन हैं इस ट्रीटी का हिस्सा बनाते हैं कि आज से हम इंडिपेंडेंट हैं,
ठीक है, हमारा जो है एक सॉवरन कंट्री है, और आज के बाद अमेरिका को कोई कंट्री अपनी कॉलोनी नहीं बनाएगा। खासकर आगे हम जाके देखेंगे 1820 में मोनरो डॉक्ट्राइन है, ठीक है। मोनरो डॉक्ट्राइन बेसिकली इसी की एक्सटेंशन होगी, पेरिस पीस ट्रीटी जो है 1783 की, ठीक है। उसने भी यही कहा था कि हम यूरोप के मामलात में नहीं बोलेंगे, यूरोप हमारी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दे, हमारे साथ ट्रेड आपने लेके चलनी है तो ट्रेड चलो, अदरवाइज़ हमारे साथ रिलेशन आपके ख़त्म है, आप अमेरिका के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के स्पेस में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसकी वजह यह थी नेपोलियन वार शुरू हुई थी, ठीक है, यूरोप में नेपोलियन आ जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है। अब फ्रांस ने अमेरिका को इतना ज़्यादा, यहाँ पे फिर हमने देखा है कि 1776 से लेकर 1783 तक 7 साल जो है इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी जाती है, और 1783 में जाके पेरिस पीस ट्रीटी हो गई है, ठीक है। और इससे अगर हम देखते हैं कि जो फ्रांस है ना, उसने कॉलोनी बनाया अमेरिका को, वहाँ से ब्रिटिश ने उनको मार के भगाया, उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट अमेरिकन की हेल्प भी की है, ठीक है, कानून वगैरह बन रहे थे, नई नई असम्बलियाँ बन रही थी, अमेरिकन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया अपने तरीके से। तो जो फ्रेंच में था वहाँ पे अभी तक बादशाहत ही चल रही थी। फ्रांस वालों ने देखा कि हम अमेरिका की तो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम अपने मुल्क में भी तब्दीली लेके आएँ, अपने मुल्क में भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमें लेनी चाहिए। तो उस सिलसिले में 1789 में तो पहली अमेरिका में गवर्नमेंट बनती है, और उसी साल जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आता है, उनकी अवाम उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है 1789, ठीक है। अमेरिका उसी टाइम जाके मुकम्मल आज़ाद हो जाता है 1783 अमेरिका 6 उनकी इंडिपेंडेंस डेट उन्होंने डिक्लेयर कर दी, मुकम्मल जाके वो आज़ाद होता है 1783 में, 1783 में, ठीक है। आपको बताया कि उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की डेट वो रखी है जब से वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आज से हम आज़ाद हैं, जो भी हम पे हैवी टैक्स या अपना फैसला इम्पोज करने की कोशिश करेगा वो हमारे साथ उसे लड़ना पड़ेगा। हमने तो वो रखी है ना 14 अगस्त 1947 जिस दिन हम आज़ादी मिली, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर 23 मार्च 1940 रखनी हो, जब हमने करारदाद पाकिस्तान पेश की, हम वो भी रख सकते हैं अपनी, ये तो हमारे पे मुल्क पे डिपेंड करता है ना कि जो सी मर्जी हम रख लें, ये हमारी इंडिपेंडेंस डे है। अमेरिका जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, और अमेरिका में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1787 में, और पहली गवर्नमेंट जो आके बनती है 1789 में, यानी कि एक ही साल है वो। उधर अमेरिका में पहली कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है, और फ्रेंच में रेवोल्यूशन आ जाता है। क्या चीज़? कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे हम वो इसी चीज़ पे रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो इनका है। अब जो है अमेरिका बिल्कुल आज़ाद हो चुका है, ठीक है, ना उन पे फ्रांस, स्पेन या कोई और कॉलोनी नहीं रही, ब्रिटेन भी सारे जा चुके हैं। अमेरिका अब इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब उन्होंने थ्योरीज़ के मुताबिक, ठीक है, अपने आप को देखेंगे कि अपने मुल्क का निज़ाम कैसे लेके चलना है।